हेलो बच्चों, मैं अनुज पांडे और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथ इफ्तार। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम एरिया वेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि बिना एरिया वेक्टर पढ़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। एरिया वेक्टर आपको दिख रहा है कि नहीं? ये तो थोड़ा देख लें, दिख रहा है नहीं, कम दिख रहा है। चलिए, एरिया वेक्टर। एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल। वेक्टर माने सदिश, अर्थात सदिश क्षेत्रफल। इसकी हिंदी होगी सदिश क्षेत्रफल। इसकी हिंदी होगी सदिश क्षेत्रफल। अब आप लोग कहेंगे सर अभी तक हम जानते थे कि क्षेत्रफल जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब वह आदिश राशि होती है। ठीक, बोले क्यों? तो आप कहोगे सर आज तक हमने किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी स्क्वायर का जब एरिया निकाला तो उसका डायरेक्शन हमारे सर ने पूछा ही नहीं। उसका डायरेक्शन हमारे सर ने पूछा ही नहीं, या पूछे भी होंगे तो आप जानते भी, कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे तो जानते होंगे कि एरिया कौन सी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, और जो जानते हैं, नहीं जानते, सब जान लीजिए कि जो क्षेत्रफल होता है वह एक सदिश राशि होती है। ठीक, और क्षेत्रफल का मेन फार्मूला जो होता है वो होता है एरिया इज इक्वल वेक्टर, एरिया इज इक्वल वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते होंगे, एक अच्छा 11 में पढ़े होंगे। वेक्टर आर इज इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आप जानते थे जब यहाँ पे ये वेक्टर और ये मल्टीप्लाई का सिंबल हटता है तो क्या लगता है? साइन। और यहाँ पे आपको बताया गया था, जब 11th में पढ़ाया गया होगा आपको, तो भाई बताया गया होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब हटता है और ये मल्टीप्लाई सिंबल हटता है तो क्या लगता है? साइन। ठीक, साइन वही लगता है जिसका ध्यान रखिए, अगर साइन लग गया, अगर साइन लग गया या ऐसे समझिए क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो जो आर का डायरेक्शन होगा, जो आर का डायरेक्शन होगा वह ए और बी दोनों के लंबवत होगा। आर का डायरेक्शन दोनों के, मतलब ए और बी दोनों क्या होगा? लंबवत। उसी तरह यहाँ पे वेक्टर एरिया इज इक्वल वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी होता है। तो अगर यहाँ पे जो एरिया का डायरेक्शन होता है वह लंबाई और चौड़ाई के परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंबवत होता है, अभिलंबवत आप कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? आई कैप का। वाई एक्सिस पर डायरेक्शन दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? जे कैप का। और जेड एक्सिस पर डायरेक्शन दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? के कैप। ये ठीक, अब आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये जो है एक स्क्वायर है, वैसे रेक्टेंगल लग रहा है, थोड़ा और बड़ा कर दे क्या? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ा कर दे रहे हैं। ये इस स्क्वायर की जो साइड है वो है ए। साइड कितनी है? ए। इसकी भुजा कितनी है? ए। अब इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया फार्मूला होता क्या है?
एरिया इज इक्वल वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दोनों ही है ना, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, चौड़ाई भी कितनी है, यही है, ये भी है, ये भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। या ऐसा कह सकते हैं कि सब इसका इक्वल होता है, किसका, स्क्वायर का। अब वेक्टर हटाओ और साइन लगाओ, तो ए इंटू ए, और क्या हो जाएगा, साइन। साइन किसके बीच के, ए और ए, तो ए और ए के बीच का एंगल कितना है, 90। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू 1, और 1 से गुणा करोगे भाई, तो ए स्क्वायर आ गया, एरिया इसका आ गया ए स्क्वायर। ठीक, अब इसका डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन आपको दिखाना है कि जो ए स्क्वायर आया है एरिया, ये किस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में है। चलिए, तो हम बताए थे आपको कि जो एरिया होगा लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो लंबाई किस में है, देखिए वाई एक्सिस में, ऊपर की ओर नीचे, और ये चौड़ाई किस में है, एक्स एक्सिस में, मतलब एक भुजा एक्स एक्सिस में, एक भुजा वाई एक्सिस में। बचा कौन बताओ, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे होता है, एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है, और जेड ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे, ये ऐसे अंदर बाहर। ठीक, ये तो मान लो बोर्ड के ऐसे आप लाइन ऐसे खींच नहीं सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे खींच दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, जेड एक्सिस। तो एरिया जो है, एरिया इसका डायरेक्शन किधर होगा, जेड एक्सिस पर, और जेड एक्सिस पर डायरेक्शन दिखाना हो तो क्या लिखते हैं, के कैप। क्या लिखते हैं, के कैप। अब जेड एक्सिस चाहे बाहर की ओर हो, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन चाहे बाहर की ओर ले लो, चाहे अंदर की ओर, चाहे बाहर की ओर, चाहे अंदर की ओर, चाहे जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, चाहे जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार पॉजिटिव या अथवा करके ए स्क्वायर माइनस के कैप, या ऐसा भी कर सकते हो आप, दोनों को साथ लिख दो, ए स्क्वायर प्लस माइनस के कैप। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, अर्थात एरिया जो है इसका डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर का, जेड एक्सिस पर। ठीक, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन चाहे निगेटिव डायरेक्शन। तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। जो एरिया होता है, एरिया का मेन फार्मूला होता है वेक्टर एरिया इज इक्वल वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस लग गया, अगर क्रॉस लगा हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो जान लीजिए जिसका जिसका क्रॉस प्रोडक्ट हो, एरिया जो होता है उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, अर्थात लेंथ और ब्रीथ, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, आप जानते हैं कि क्रॉस हटता है साइन लगता है, इसलिए यहाँ पे साइन लग गया। एंगल किसके बीच के लेंगे, एल और बी। एल बी की मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दोनों की भुजा बराबर, दोनों मान बराबर है, इसलिए यहाँ पे इसके बीच का एंगल क्या हो गया, 90। तो यहाँ लिखे साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1, नो चेंज। ए स्क्वायर, इसका डायरेक्शन भी दिखाना है। तो जो इस सरफेस है, ये स्क्वायर का सरफेस किस एक्सिस पर है, एक्स और वाई एक्सिस पर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, जेड एक्सिस। बचा क्या, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पर इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब जेड एक्सिस एक पॉजिटिव में होगा, एक निगेटिव में, तो इसलिए यहाँ पे एक बार प्लस के कैप लिखा गया, एक बार माइनस के कैप, या दोनों को आप साथ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका एरिया। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, इसी में काम चला लेते हैं। चल, तो यहाँ पे अब की बार ये लिए। ठीक, अगर आप ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए, अगर ये जो जेड एक्सिस है ये ऐसे बनता, तो ये जस्ट एकदम रेक्टेंगल की तरह दिखता, अर्थात आपको ये मानना है कि ये रेक्टेंगल है, जो बना है साइड, ये क्या है, रेक्टेंगल। और ये इसकी लेंथ है, और ये क्या है, इसकी ब्रीथ। अब इसका एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का आपको। ठीक, तो क्या लिखेंगे,
एरिया वेक्टर इज इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, चलिए तो एरिया इज इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर एरिया इज इक्वल क्रॉस हटाओ, साइन लगाओ, एंगल इसके बीच का क्या है 90, यहाँ से आपको 90 नहीं दिख रहा होगा लेकिन है 90। सुनिए, ध्यान सुनिएगा, क्या बताया ना कि अगर जेड एक्सिस ऐसे लोगे तो तब जब खींचोगे रेक्टेंगल या कोई रेक्टेंगुलर शेप रखोगे तो यहाँ पे एंगल 90 बनेगा। तो ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो जाएगा एल बी। अब बताओ लेंथ किस एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर, अब ब्रेथ किस एक्सिस पर है, देखिए ब्रेथ किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस, ये तो बचा क्या बताओ वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक, लंबवत होते हैं, अर्थात लेंथ और ब्रेथ के परपेंडिकुलर क्या होगा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एरिया है वेक्टर एरिया, ये हो जाएगा प्लस माइनस वाई एक्सिस पे क्या होता है जे कैप, क्या होता है जे कैप, या आप लिख सकते हैं प्लस जे कैप या माइनस जे कैप, दोनों लिख दीजिए। ठीक, तो ये हो गया आंसर। अब इसी में एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं हम। चलिए सब लिखते चलिएगा आप लोग। हाँ, आप लोग नहीं मिटा पाएंगे, किससे लिख रहे हैं, पेंसिल से नहीं लिख रहे हैं, नहीं पेंसिल से मत लिखिएगा भाई, पेन से। ठीक, बच्चे थोड़ी हो छोटे से, हम बच्चे हैं छोटे से, इसलिए हम मिटा देते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल थोड़ा दोनों में टच करे, ऐसा बनाया जाए। हाथ तक एक बार फिगर हमसे बनाना है, ये हो गया। ठीक है, तो ये सर्कल किस एक्सिस पर है, एक्स पर और वाई एक्सिस पर। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कितनी है, तो सब मानते हैं, आप जानते हुए क्या है आर। इसकी रेडियस कितनी है आर। अब इसका निकालना है हमें एरिया, तो एरिया इज इक्वल क्या हो जाएगा, सुनिए, सुनाया जाए, चलिए। तो एरिया इज इक्वल हो जाएगा इसका, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ये किस एक्सिस पर है, एक्स और वाई, बचा क्या जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस जो एरिया वेक्टर होगा वह जेड एक्सिस पर होगा, उसका डायरेक्शन जो होगा वो किस एक्सिस पर होगा, जेड एक्सिस पर। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस के कैप, प्लस माइनस के कैप। ठीक, अब सुनिए थोड़ा सा, मतलब ये ऐसे ऐसे, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, ध्यान रखिएगा। सरफेस ऐसे है, सरफेस ये सरफेस है, मान लीजिए बोर्ड पूरा सरफेस है, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। मान लीजिए बोर्ड जो है ये एक रेक्टेंगुलर है, मतलब आयताकार है, तो इसका एरिया वेक्टर, ये भी एक सरफेस हो गया ना, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो देखिए बोर्ड किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो बचा क्या जेड एक्सिस, मतलब इसका एरिया वेक्टर या तो सामने ऐसे आएगा या तो अंदर की ओर जाएगा। जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन होगा या तो सामने आएगा या तो अंदर की ओर जाएगा। ठीक, चलिए तो इसका भी जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन होगा ये ऐसे आएगा या तो अंदर की ओर जाएगा। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात लिख लीजिए, क्या, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। हिंदी से क्या होगी, हिंदी लिखिए, सदिश क्षेत्रफल का दिशा, सदिश क्षेत्रफल की दिशा हमेशा समतल के,
हमेशा समतल के लंबवत होगा, हमेशा समतल के लंबवत होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं कहा तो ले लेते हैं इसमें से, फिर चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। हम लोग 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए कि जितने तल होंगे उतने एरिया वेक्टर होंगे, जितने तल होंगे उतने एरिया वेक्टर होंगे। चाहे इसको लिख भी लीजिए कि जितने तल होंगे, जितने सरफेस होंगे उतने ही एरिया वेक्टर होंगे। ठीक, चलिए तो पहला हम लेते हैं क्यूब। तो क्यूब का बनाते हैं, क्यूब हम लोग ये है क्यूब, ये क्या हो गया क्यूब। ये क्यूब है। ठीक, अब आप जानते हैं क्यूब में कितना सरफेस होता है, 6। तो 6 सरफेस होते हैं तो 6 एरिया वेक्टर होंगे ना। तो एक एरिया वेक्टर किधर होगा, ध्यान रखिएगा। एरिया वेक्टर जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर होगा। इसलिए इसमें 6 सरफेस होंगे। तो एक तो मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो यहाँ से इधर की ओर ये हो गया एरिया वेक्टर ना, और एक हो गया ये, मान लीजिए ये बाहर की ओर ले रहा हूं ये वाला ऐसे, तो ये हो गया। हम मान लेते हैं ये है A1, ये है A2, और एक नीचे वाला, इसमें देखिए नीचे वाला जो होगा उसको हम ये ले लेते हैं क्या, वेक्टर A3, और एक इधर वाला लेंगे तो ये हो गया वेक्टर A4। चलिए एक ऊपर वाला ये हो गया वेक्टर A5, और एक पीछे वाला तो ये हो गया वेक्टर A6। ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको, बोल रहा हूं तो सुन लीजिएगा। ऊपर क्या है, वेक्टर A5 और A6। ठीक, क्योंकि एक ऊपर वाला एक पीछे वाला। ठीक, अब पीछे वाले तो हम पीछे लिख नहीं सकते हैं। चलिए ये हो गया, एक दिखा दिए हम एरिया वेक्टर आपको कैसे दिखाते हैं। और एक लेते हैं जो कि हमारा एक गॉस थ्योरम है, इसमें पढ़ेंगे इसी चैप्टर में एक गॉस थ्योरम है, तो उसमें तो नहीं लेंगे, लेकिन एक और डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज शीट। ठीक है, तो उस डेरिवेशन में हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे जो कि सिलिंड्रिकल होगा। उसका आकार कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। इसलिए सिलेंडर में भी एरिया वेक्टर कैसे दिखाते हैं इसको आप देख लीजिए। तो ये मान लीजिए सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर। अब इसमें दिखाना है आपको एरिया वेक्टर। तो बताइए कितने सरफेस हैं, 3। कितने होंगे, 3। एक तो इधर का, एक इधर का, और एक जो कर्व सरफेस है मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना। तो एक तो एरिया वेक्टर ये हो गया, और एक एरिया वेक्टर ये हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर। ठीक है, चलिए, और एक एरिया वेक्टर ये हो गया। ये पूरे कर्व सरफेस को मिला के बनाया गया ये एरिया वेक्टर। नहीं सोचो कि ये ऊपर जाएगा ये नीचे, ये कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर है। ठीक, तो इस तरह से एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, सुनिए। हम मान लेते हैं कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है, कोई इमेजिनरी सरफेस है। हम मान लेते हैं ये हवा है ना हम लोग बीच में, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसे गोल सा या तो रेक्टेंगुलर एक सरफेस है, मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे कोई चार्ज है, उसमें नहीं, आसपास कोई चार्ज है। अब चार्ज है तो चार्ज से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आसपास
या मान लेते हैं उस सरफेस के अंदर ही, चाहे वो सरफेस रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे जैसा हो, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे चाहे सरफेस के अंदर चाहे सरफेस के बाहर एक चार्ज हो, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि सरफेस से होकर जा रही है, कैसे, लंबवत, कैसे जा रही है, लंबवत, उसकी संख्या के माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पहले परिभाषा हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। किसी काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित, किसी काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित बल रेखाओं, किसी काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित बल रेखाओं, यहाँ पे लिख सकते हो विद्युत बल रेखाओं पे लिख सकते हो, कि संख्याओं की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को आगे लिख लो, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई ऐसे लिखेंगे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। क्यों, इसको भी बता रहे हैं अभी हम आपको। चलिए अब आप एग्जाम्पल देखिए। ऐसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ है। समझिए फिगर, समझिए फिगर से। यहाँ पे जो है एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक। और काल्पनिक पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर भी होगा। देखिए ये पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर जस्ट ऐसे होगा। ये इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ऐसे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड पूरा सरफेस है एक, तो एरिया वेक्टर ऐसे गया है, ठीक। चलिए अब जो है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं ऐसे। अब देखिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गए। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं अंदर से? 1 2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 2। क्या हो गई? 2। क्या हो गई? 2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2। चलिए अब एक और ले लेते हैं फिगर, इसको मिटा देते हैं। इसको हम पहले मिटा ही देते हैं। यहाँ पे फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही उसी तरह है। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। क्या हो गया? एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ये। बताइए कितने पास कर रही है? 1 2 3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? 3। कितनी हो गई? 3।
अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में इंटर करती हैं उसे निगेटिव माना जाता है। अगर ध्यान रखिए, सुनिए फिर से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में प्रवेश कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव होगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सरफेस से बाहर क्यों निकल रही हैं, सरफेस से बाहर क्यों निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। मतलब सुनिए, मतलब ये कि सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इसीलिए इस सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना होगा? 0। इसको भी आपको लिखाएंगे भी आगे, अभी इतना ध्यान रखिए। ठीक, अब आगे थोड़ा ध्यान रखिए, एक बात और, इसको हम पूरा किए देते हैं। चल, अब ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, कैसा? ऐसा भी कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं? सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा एरिया वेक्टर के गुणनफल को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। कितना डिग्री? 0 डिग्री। कैसे? सुनिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस, इमेजिन कर लेते हैं। हम लोग सपना खुद देखते हैं ना, चल, तो उसी तरह सोच लीजिए कि हम सपना देख रहे हैं प्यारा सा, और यहाँ पे जो है ये एरिया वेक्टर है। ठीक, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अभी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है इसके अंदर से। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये है, क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रही है? थीटा डिग्री। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 2 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि थीटा एंगल बना रही है, 2 कंपोनेंट होंगे। एक इधर जो कि परपेंडिकुलर होगा, और एक इधर जो कि क्या है? ये मतलब ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इधर थीटा है, सुनिए ध्यान से, इधर थीटा, जिधर थीटा होता है इधर क्या होता है? कॉस। इसको आपको 11 बताया गया है, तो इसलिए ई का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? ई कॉस थीटा। और इधर जिधर थीटा नहीं होगा उसके सामने वाले, जिधर थीटा उधर कॉस, और उसके सामने वाले में क्या होता है? साइन, तो इसलिए इधर क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। अब एक बात यहाँ पे और सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलोंग लिया जाता है। मतलब जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होना चाहिए। जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होना चाहिए। मतलब ये कंपोनेंट लेंगे ई कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हो गया फाई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा। क्या? ई ए कॉस, मतलब ई कॉस थीटा इंटू ए, अर्थात ई ए कॉस थीटा। अब कॉस हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? डॉट लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर फाई ई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, जब काफ रहता है आप जानते हैं ना क्या लगता है? डॉट लगता है, क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर आर इज इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ डॉट आओ काफ लग जाएगा, काफ हटाओगे डॉट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डॉट लग गया। आप जानते हो डॉट लगा होता है 2 वेक्टर के बीच में, वेक्टर ई और वेक्टर एक बीच में डॉट लगा है, और जब 2 वेक्टर के बीच में डॉट लगा होता है जो उसका रिजल्टेंट होता है वह कौन सी राशि होती है? बताइए, कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स
एक अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी तक जो फिगर हम बनाए थे 2 एग्जाम्पल, उसको बना लीजिए और इसको बना लीजिए, ये डिफिनेशन को लिख लीजिए और आगे इसमें जो लिखा है कि इसे हाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है, इसको भी लिख लीजिए। और फिर हम चलते हैं, चलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन देख लेते हैं। तो इसका डायमेंशन रीडिंग करते हैं, डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, फाई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा। अब डायमेंशन निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, एमएलटी पावर -3 और 1 पावर -1। अब यहाँ पे ए है, ए बने एरिया, एरिया डायमेंशन एल स्क्वायर, और कास थीटा त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति फलन का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ml³ टी की पावर -3 1 पावर -1। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। अब एमकेएस सिस्टम में भी इसका ध्यान दीजिए, एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट देख लेते हैं। एमकेएस सिस्टम में यूनिट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एमकेएस में, हमने द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, फिर मीटर क्यूब है, फिर सेकंड पावर -3 है, फिर एम्पियर, एम्पियर होगा, तो एम्पियर पावर -1 ये हो गया एमकेएस सिस्टम में यूनिट। अब देखते हैं सीजीएस में, सीजीएस में देखें तो ये द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है सीजीएस में, ग्राम, और लंबाई का सेंटीमीटर, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा उसका, तो यही होता है, टाइम का सेकंड पावर -3 होगा, और एम्पियर पावर -1। ठीक, ये हो गया सीजीएस सिस्टम का यूनिट। ठीक, क्या हो गया, सीजीएस सिस्टम का यूनिट। अब हम थोड़ा सा इसमें नोट संबंधी बात देख लेंगे, कुछ विशेष बातें। विशेष बात क्या है, देखिए हम दिखाई देते हैं आपको। मान लीजिए ये काल्पनिक सरफेस है, ये जो है काल्पनिक पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर इधर सरफेस के परपेंडिकुलर, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर, दोनों सही है, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक दोनों, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और बाहर की ओर होना चाहिए। ठीक, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, चलिए अब जो है हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, इस तरफ, इसके बाहर, सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा है, चार्ज रखा है तो चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो ऐसे जाती हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब इधर से एक तरफ से एंटर कर रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है। जैसे मान लो काल्पनिक सरफेस बोर्ड ही हो, वैसे बोर्ड दिख रहा है साक्षात, तो बोर्ड तो नहीं सोता, लेकिन बोर्ड के आकार का मान लो काल्पनिक ऐसे हम कल्पना कर लेंगे, तो ये काल्पनिक सरफेस हो, तो अब ऐसे काल्पनिक सरफेस हो तो इधर से विद्युत बल रेखाएं जाएं और उधर से निकल जाएं। वैसे विद्युत बल रेखाएं भी काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, दिखती नहीं है कि यहाँ रियलिटी में दिखती हैं। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे है। अब हमें इस पृष्ठ में या इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। चलिए देखें कैसे। तो विद्युत फ्लक्स देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये छोटा सा एरिया लेते हैं, इसका छोटा सा इतना एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है क्षेत्रफल डीए, कितना है डीए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो दिखाते ही है इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, इसे।
इधर से इंटर कर रहे हैं, इसलिए इधर से भी एक एरिया ले लेते हैं, ये इतना। इसका भी एरिया कितना मान लेते हैं, डी। ये जितना उधर लिए उतना इधर भी ले लिए, ठीक। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा यहाँ पे देखिए, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दिखा दे रहे हैं। एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर। सरफेस के अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर डायरेक्शन नहीं लेते हैं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के अंदर की ओर नहीं लेते हैं, बाहर की ओर, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते हैं, इधर से जा रही है उधर निकल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की ओर। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, तो यहां लिखेंगे फाई नेट इज इक्वल, फार्मूला क्या होता है, ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई लिखेंगे, और पहले इधर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ पे जो विद्युत बल रेखा प्रवेश कर रही है उसका निकाल लेते हैं, ठीक। तो ई यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए। तो यहाँ डी ए हो जाएगा, और कॉस थीटा। अब सुनिए, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, ए और ई के बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की ओर, मतलब विद्युत बल रेखा उधर की ओर जा रही है। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और प्लस ई डी ए कॉस। अब इधर देखिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन उधर ही है, और एरिया वेक्टर भी उधर ही है, ठीक। तो इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, और सेम डायरेक्शन में होंगे, बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ई, और कॉस फोनेटिक वैल्यू -1 होती है, इसलिए माइनस यहाँ लग जाएगा। तो ई डी ए और प्लस वहां कॉस 0 वैल्यू 1 से गुणा करोगे 9 चेंज वही रहेगा। तो ई डी ए से डी ए गया, कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। अर्थात इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, 0, ठीक। कितना है, 0, क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही विद्युत बल रेखाएं उधर से निकल जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी सरफेस में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव। यहाँ देखिए ये वाला। और अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इधर का जब निकाले थे हम तो यहाँ प्लस में आया है ये, इधर का निकाले थे तो माइनस में। मतलब अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव होगा, और अगर विद्युत बल रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक, ठीक। चलिए, तो वही यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। चलिए लिखिए, पहला लिखिए, नोट हेडिंग करिए, नोट। इतना लिखने के बाद ध्यान दीजिए, इतना लिखने के बाद पहले इतना लिखिए आप, डायमेंशन और यूनिट, और फिर नोट हेडिंग करिएगा। पहले इसको मत लिखिएगा, फिर नोट हेडिंग करिए। और नोट हेडिंग करने के बाद क्या लिखना है, पहला हेडिंग करके लिखिए, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हों तो विद्युत फ्लक्स सदैव धनात्मक होगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखिए हाई ई जो है वो पॉजिटिव, ऐसे लिख लीजिए, ठीक, पॉजिटिव। फिर लिखिए दूसरा नोट करके, 2 नंबर करके, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हों तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई ई एरो, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, सुनिए। पहले वाले में क्या था, सुनिए। पहले वाला में था यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हो तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, तो इसको लिख लीजिएगा। और दूसरे में क्या है, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हो तो विद्युत फ्लक्स
ऋणात्मक होगा। उसके बाद इसको लिखिए निगेटिव। इतना लिखने के बाद आपको ये फिगर बना करके इसको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।